इमेजिन टिकटॉक पे आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो और रातों रात वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाए। पैरों से धरती निकल गई मेरी 2 मिनट के लिए, तो मुझे समझ ही नहीं। हाँ मतलब सुन मार गया। मैंने इनकी तरफ देखा, मेरे आँख में इतने मोटे मोटे आंसू, और मैं घर से चली गई। मेरे ससुर जी ने एक लाइन बोली थी, तो क्या हुआ, टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है ना, हो जाएगा फिर से। जब मैं फर्स्ट टाइम घर में आई थी, उसके पहले इन्होंने 6 महीने का खाना खाना छोड़ दिया था कि ये लड़की से मैं शादी नहीं होने दूंगी। अरे अनीता, ये क्या इतना पढ़ी लिखी बहू होके ये क्या वीडियो बना रही है, बंद करवा दो। I dropped down from 10 million viewership on a video to 5K when I stopped vlogging. आज तक मेरे जो भी वीडियोस मोस्ट वायरल हुए, वो या तो मेरे ससुर जी के दिमाग से आए या मेरे पति के दिमाग से आए। इमेजिन टिकटॉक पे आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो और रातों रात वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाए। सोच भी नहीं सकते, राइट? रीस्टार्ट किया और 2 और प्लेटफॉर्म्स पर 10 मिलियन प्लस फॉलोइंग्स बनाई। यही स्टोरी है हमारे आज के गेस्ट्स की, पॉपुलरली नोन एज द लिटिल ग्लव, शिवानी एंड उनकी मदर इन लॉ अनीता जी, सास और बहू की जोड़ी। एक ने पेरेंटिंग की है बिना किसी मैनुअल के, सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर, और दूसरी ने पूरी दुनिया के सामने पूरी रिसर्च के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं उनकी वायरल सोशल मीडिया जर्नी के बारे में, क्रिएटर्स के डार्क फेस के बारे में और जनरेशनल पेरेंटिंग के बारे में। सो लेट्स डाइव इन। शिवानी, अनीता जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू मॉम्स अनम्यूटेड। Thank you for inviting us. आप दोनों को कोई इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई गेस एवरीवन नोज यू एज द लिटिल ग्लव। 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओ माय गॉड, दैट्स ह्यूज। बट हमारी ऑडियंस के लिए शिवानी एंड अनीता जी बिहाइंड द कैमरा रियल में कौन है? ओके, सो बिहाइंड द कैमरा रियल में शिवानी है, अनीता जी अनीता। आई थिंक हम दोनों अपने फोर्ट्स और अपनी चीज़ों को इतना स्ट्रांगली होल्ड करते हैं कि ये 17 मिलियन की जर्नी हम कर पाए। बिहाइंड द कैमरा मम्मी मुझे घर के काम से इतना फ्री रखते हैं, वो मुझ पर एकदम प्रेशर नहीं आने देते। वो मेरे वीडियो मेकिंग को प्रायोरिटी देते हैं, दैट दिस इज़ व्हाट माय बहू इज़ डूइंग एंड शी गिव्स मी दैट मच ऑफ लिवरेज कि मैं कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ पाई। अमेजिंग। एंड आप बताएंगे, लाइक माय क्वेश्चन वाज कि रियल में एज अ पर्सन आप दोनों कौन हैं? जो ऑन कैमरा दिखते हैं, हाँ मतलब वो शिवानी और अनीता जी वो हैं जो रियल पर्सन जो कैमरा में दिखते हैं, या बिहाइंड द कैमरा कुछ अलग है? नहीं, वही है। आई थिंक हम लोग जितने रॉ हैं कैमरा पे, हम तो कभी कभी कपड़े भी वही निक्कर्स पहन के शूट कर लेते हैं। बहुत वीडियो में देखोगे आप कि हम दोनों के अब हमने अच्छे कपड़े पहनने स्टार्ट किए ना, सोच के कि कलर्स मैच कर रहे कि नहीं, ये सब के ऊपर ध्यान लगाना, एस्थेटिक्स। जब से ये वर्ड मेरी जिंदगी में आया, पहले मतलब हम लोग बिलीव जैसा हम लोग ऑन स्क्रीन दिखते हैं, आई थिंक उससे ज्यादा फन लविंग अंडरस्टैंडिंग हम बिहाइंड द कैमरा। और शिवानी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बताऊं क्या? हम कहीं बाहर जाए ना, कोई मुझे देखेगा, फिर शिवानी को देख, वही है, फिर ये क्या कहे, ये मेरा आधार कार्ड है, और मैं इतना खुश होती हूँ, ऐसी बहू सबको दे। क्या बात है। तो आंटी, जब शिवानी फर्स्ट टाइम घर में आए थे, तो आपको उनमें ऐसी कोई चीज़ जो बहुत अच्छी लगी थी? आपके इस क्वेश्चन में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। Sure. जब मैं फर्स्ट टाइम घर में आई थी, उसके पहले इन्होंने 6 महीने का खाना खाना छोड़ दिया था कि ये लड़की से मैं शादी नहीं होने दूँ। ओह माय गॉड, सही में इतनी बुरी लगी थी आपको शिवानी? नहीं, मैंने देखा नहीं था, बिना देखे नहीं देखा नहीं था। तब मेरे को ये था ना कि एक ही बेटा है, मैं उसको त्यागी में शादी करूंगी। I'm a नॉन त्यागी। हाँ, तो मेरे को यही कहा कि एक ही बच्चा, हम तो बिरादरी से अलग हो जाएंगे। मैं नहीं, लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं है, वो भी बाहर, कास्ट से बाहर बनकर नहीं। तो इन्होंने खाना पीना खाना छोड़ दिया कि ये लड़की घर नहीं आएगी। अब फिर मुझे देखा तो क्या हुआ? और जब शिवानी फर्स्ट टाइम घर आई तो आपका पहला इंप्रेशन क्या? फिर तो ये था ना, बेटी की कमी पूरी होगी। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं ना सारी इच्छाएं जो मैं गर्ल्स के कपड़े देखती थी ना कि वो मैंने सब फिर शिवानी को पहना है, शॉर्ट भी। नहीं, ये नहीं, जब मुझे पहली बार देखा तो क्या हुआ, अब बताओ ना। मैं भी सुन लूं इसी बहाने। आंटी ऐसे करिए।
पहली बार दी है ना, तो मुझे कभी ये काली लगती थी, कभी ये गोरी लगती थी। मैं रिशु से कहती थी, रिशु गोरी है? बोली हाँ। मैंने कहा थोड़ा सांवला? नहीं ठीक है। आपके जैसा? मैंने कहा मैं तो सांवली हूँ। नहीं नहीं ठीक है। फिर जब मुझे देखा तो क्या हुआ वो बताओ। अब मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। अच्छा, तो वो इम्प्रेशन कब, मतलब शिवानी कब आपको ऐसे अच्छी लगने लगी? वो प्यार प्यार जाग उठा? धीरे धीरे अपने आप ही होता चला गया। जैसे ये दिल्ली से आई, आके बोली माँ यहाँ तो कोई मेरा फ्रेंड है नहीं और मैं गुजराती भी नहीं जानती, अब मैं यहाँ वीडियो कैसे बनाऊँगी? तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा सही बात है, ये यहाँ पढ़ी नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा क्या करना है बताओ मुझे। तो बोली वीडियो बनानी है। चलो मैं चलती हूँ, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मोबाइल पकड़ लूँगी। मुझे कुछ पता नहीं था टिकटॉक का या ये क्या होता है, वीडियो ABCD नहीं पता थी। तो ये जैसे बताती थी मैं वैसे करती रहती थी। बस धीरे धीरे हम दोनों में, ये इतनी मेहनत करती थी तो मुझे बड़ा मतलब दया आती थी। थक गई तो मैं कह देती थी, मैंने कहा घर फ़ोन कर देते हैं कि हमें लेट हो गए, खाना बना लो। मतलब सपोर्टिव तो स्टार्टिंग से ही थी यानी। हाँ, मतलब पता नहीं चला मुझे कब इससे इतना प्यार हो गया। मैं हुई इतनी अच्छी। और आप जब फर्स्ट टाइम घर में एंटर हुए, सो ऐसा कुछ था जो आपको एडजस्ट करना पड़ा? मेरे करना तो पड़ा होगा। नहीं, एडजस्ट तो हर किसी को हर जगह ही करना होता है, सिर्फ ससुराल नहीं। एडजस्टमेंट को चेंज लाना पड़ा खुद में? मुझे एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे ये घर घर लगने लगा था। तो मैं ऑफिस ज्वाइन किया था। अब HR सूरत में उतना है नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट उस समय उतना था नहीं, और मैं बिजनेस ह्यूमन रिसोर्सेज में थी। एंड यू वर वर्किंग एट गूगल? एंड ये कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था सूरत में। तो क्या फ्लैट गिफ्ट कर देते दिवाली में, मेरे जैसे लोग की ज़रूरत ही नहीं रिटेंशन के लिए। सो आई हैड नो प्रोफाइल, और बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह पे ये जॉब मिली थी। तो मैं गई, सुबह निकली, शाम को वापस आई। 4 बजे आई तो देखा घर लॉक है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि सबको पता है कि मैं आ रही हूँ वापस, तो घर एटलीस्ट मुझे चाबी देके चले जाते, घर लॉक करके क्यों चले गए। मैंने देखा मोड़ से पापा मम्मी आधी सी लटकी हुई है स्कूटर में, कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, पापा मम्मी दोनों आ रहे हैं, और इन लोगों ने हाथ में मेरे पसंद का खाना लिया हुआ था। ये लोग मेरे लिए मेरे पसंद का खाना लेने कहीं से ऑर्डर करने गए थे, और पापा जी ने बोला कि तुमको ये पसंद है ना, आज तुम्हारा फर्स्ट जॉब है इसलिए ये लेने गए थे। मेरे को इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा की आत्मा आ गई है इनके अंदर, ऐसा कुछ फील हुआ मुझे। एंड दैट वाज द डे कि मैंने ऐसा अंदर से, एक नहीं होता यू एक्सेप्ट दैट दिस इज योर न्यू होम, वहां से मेरा वो एक्सेप्टेंस आया। एंड वो इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट हो गया, एंड वो सास और ससुर अब माँ बाप वाला फील आने लगा। दे रियली केयर्ड। वो लोग वैसे बाहर से शॉपिंग करने नहीं जाते, वो लोग मैकडी जैसे आउटलेट्स में कभी नहीं गए हैं, वो स्पेशली मेरे लिए गए, कहीं लाइन में लगे, कुछ मेरे पसंद का खाने का आइटम लाइक, क्योंकि मेरी फर्स्ट डे है जॉब पे, कौन करता है ऐसे। सो ये जो मोमेंट था ना, इधर आई पूरा एकदम दिल गार्डन हो गया। बट यू नो, आपको वो फील हुआ कि नहीं इन्होंने मेरे लिए एफर्ट डाले? मैंने ऐसे भी बहुत सारी फैमिलीज देखी है जहाँ सास ससुर एफर्ट्स डाल भी रहे हैं, बट यू नो कोई एक्नॉलेज नहीं करती है बहू, उन्हें फील ही नहीं होता कि वो लोग मेरे लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, मुझे स्पेशल फील करवा रहे हैं। तो आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है सास बहू का, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस सक्सेसफुल सास बहू रिलेशनशिप? इनका सीक्रेट ये बताएंगे, और मेरा सीक्रेट मैं बताती हूँ। माई सीक्रेट इज आई लव कीपिंग थिंग्स टुगेदर। ये मेरा मोटो रहा है लाइफ में। तो मुझे अपनी फैमिली, मुझे जॉइंट फैमिली और बड़ी फैमिलीज पसंद है, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स को साथ लेके चलना पसंद है। मेरा हमेशा से एप्टीट्यूड ही इस साइड रहा है कि अगर हम सब साथ मिलके रह सके तो वाई नॉट, हमेशा से। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं अप्रिशिएट करती भी हूँ और रेसिप्रोकेट भी करती हूँ। मैं भी कुछ कुछ करती रहूँगी, कार्ड बना के ले आऊँगी आपके लिए, ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स डालती रहूँगी। तो आई थिंक दैट ब्रॉट अस टुगेदर एज अ फैमिली। और आपका सीक्रेट? हमारे में क्या है, मतलब हमारा मेरठ में गांव है, तो वहाँ आज भी सर पे पल्ला रखते हैं। और मैं 85 में मैंने ME किया डॉक्टरी, मतलब तब मैं हॉस्टल में पढ़ी, और आके मेरी वहाँ शादी हुई तो मैं सर पे पल्ला रखती थी। तो वहाँ सब ने कहा इतनी पढ़ी लिखी बहू देखो कैसे रहती है, वो मेरी इमेज बनी हुई थी। शिवानी ने वही कायम रखी, आज भी वो वहाँ जाती है तो मैंने कहा ना कि बेटे सर पे पल्ला रख लो, तो वो इतना पुर्दा कर लेती है, माँ सर पे नहीं मैं इतना कर लेती हूँ। तो बस मैंने यही सोच लिया
कि ये मेरी बहू बिल्कुल मेरे जैसी आ गई है। बहुत। और आज भी मैं कहती हूँ अब तो यहाँ वहाँ की सब बहुएं पहनती है जीन्स टॉप सब ड्रेस पहनते हैं, पहन लो बेटा। तो कि माँ एक दिन के लिए जाते हैं ना, क्या हुआ, मैं साड़ी पहनूंगी। तो बस तब से इसने मेरा दिल जीत लिया। आई थिंक कॉम्प्रोमाइज और एक दूसरे के लिए कुछ करने की जो भावना होती है वो हमें एज अ फैमिली और स्ट्रॉन्ग करती रह जाती है। और ये सास बहू का कॉन्सेप्ट से हट के हम मदर डॉटर के कॉन्सेप्ट में आ गए, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम दोनों एक ही थॉट से आते हैं कि फैमिली साथ में रहनी चाहिए। कभी हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं किया, बट हम दोनों की ही नेचर वैसी ही है। आई कैन टोटली फील आप दोनों की जो वो इमोशंस है ना, बिकॉज जैसे हम लोग कपल्स में बोलते हैं कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दोनों को एफर्ट्स डालना, कंटिन्यूसली उस रिलेशनशिप पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई कैन सी दैट सिमिलरली वो सास बहू का जो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है ना, बिकॉज दोनों कंटिन्यूसली उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, छोटे छोटे एक दूसरे के एफर्ट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द सीक्रेट सॉस ऑफ दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। मे बी यस। आई थिंक ये चीज़ किसी भी रिलेशन में फिट होगी। इफ़ यू एंड मी हैव टू बी गुड फ्रेंड्स, तो हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना पड़ेगा एंड वील हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट पॉइंट्स। तो वो हम मतलब बिना बोले एक दूसरे के लिए करते। जैसे ये मेरा ट्विंस है, मैं और मेरी सिस्टर, वो दिल्ली में है। हाँ, तो उसकी 2 बेटियां हैं। तो मैं जाती थी ना, मेरा तो बेटा, इसकी भी अटैची मुझे ही लगानी, सारा काम करना। और वो मैं जाती तो कहती थी मेरी तो मेरी बेटियां कर देती हैं सब, पूरा सेट, कहीं शादी जाना हो चूड़ी से लेकर सब, मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ता। मैं तो अपना भी करूँ और उसका भी करूँ। तो मैं चुप सुनती रहती थी। अब उनकी शादी होगी बेटियों की, वो चली गई घर। अब मैं जाती हूँ ना तो माँ ये सैंडल पहनना है, ये चूड़ी पहननी है, ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, ये लगा के देती है। तो मेरी ये शुरू हुई। अब मैं उसको बताती हूँ, अब मेरी बेटी आ गई है, अब वो मुझे हेल्प करनी है। नहीं, बहुत सी बहू नहीं भी करती हैं, लेकिन ये शिवानी ने करा मेरे। किट्टी में भी मेरी हाँ। मेरी सासू माँ टॉप शॉट लगनी चाहिए किट्टी पार्टी में, मेरा गोल होता है। तो सजा के तो मैं यही भेजती है। वाओ, अमेजिंग। अच्छा, आपको जब शिवानी ने फर्स्ट टाइम बोला कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तो आपके मन में सबसे पहला डर क्या आया? मुझे बता दो। मुझे डर तो नहीं लगा, मैं उसके साथ रही। लेकिन ना मेरे रिश्तेदारों के बहुत फोन आए, अरे अनीता ये क्या, इतना पढ़ी लिखी बहू होके ये क्या वीडियो बना रही है, बंद करवा दो। उनका ठीक है, बंद करा देंगे। नहीं ये अच्छा नहीं है, हमारे घर की बहुएं थोड़ी ये बनाएंगी। उनका ठीक है, पर मैंने कभी उसको नहीं बताया। मुझे आज तक नहीं पता ऐसे फोन कॉल आए, अभी मुझे पता चल रहा है। हाँ, मैंने कभी नहीं मेरे को बताया आज तक नहीं पता चला कि फोन कॉल आया। हाँ, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं क्यों बताऊँ। मैंने कहा हाँ, मैं उनको बोल देती हूँ, नहीं बनाएगी, ठीक है। फिर मैंने ना धीरे धीरे उनको फोन पे बात करना ही बंद कर दिया। उनका ये जब बात करो यही बात लेके बैठ जाती है। पर आपने शिवानी को कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया, अपने तक ही रखी बात। मतलब वो होता है ना, पेरेंट्स बच्चों के लिए सुन लेते हैं सब लोगों की, बट आई हैव नेवर सीन कि एक सास अपनी बहू के लिए भी सोसाइटी के ताने सुन ले और अपनी सास बहू को ना दे वो ताने। ब्रो, मतलब मेरे को एक इंसिडेंट याद है। मैं ऊपर 10 बजे थे, क्योंकि लेट नाइट एडिट्स होते थे या ट्रैवल होते, तो मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल हमेशा से बिगड़ा ही रहा है। मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो मैं 10 बजे उठ रही हूँ और मुझे नीचे एक आंटी की आवाज आ रही, बहुओं को इतना लेट उठने देती हो, तुम कंट्रोल में रखा करो, हाथ से निकल जाएगी, देखो मैं कैसे दबा के समथिंग शी इज स्पीकिंग वहां पे। और मैं ऊपर से सुन रही हूँ। एंड जब मैं नीचे उतरी तो मुझे लगा मेरी सास मुझे डांटेगी या कुछ बोलेगी। मम्मा चल, ऐसे हाथ हिलाते हुए इधर उधर घूम रही है, क्या वीडियो बनाना है आज। मतलब ये कुछ ऐसे मोमेंट्स है मेरे लाइफ में जिसने मुझे इनके प्रति इतना ज्यादा वो कर दिया ना, क्लोज कर दिया, इमोशनल कर दिया, कि अब तो मैं अपना जान भी दे दूंगी। सही बात है। सो टेक अस बैक टू योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, एंड कैसे सास बहू का एंगल आया आपके कंटेंट में? मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन जब मैं गूगल में काम कर रही थी। मैं एक इवेंट में गई थी, इवेंट में भी नहीं गई थी, मैं ऐसे ही घूम रही थी। तो मैंने देखा कि एक जगह 3-4 लोग खड़े हुए हैं और उनको आईफोन कोई दे रहा है और लोग उनके साथ सेल्फी खींच रहे हैं। मैंने बोला ये कौन है? तो बोले सोशल मीडिया स्टार। मैंने बोला ये क्या होता है? टिकटॉक स्टार। मैंने बोला ये होता क्या है? तो किसी ने मुझे बताया ऐसे ऐप में वीडियोस बनाओ एंड लोग तुम्हारे फैन बन जाते। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्रिएटिविटी अंदर से कूट कूट के भरी हुई थी, बट वही कि 20 में एजुकेशन, MBA, फिर 25 में शादी, एक सोसाइटी से रूल बना हुआ था, तो मैं उसी लाइन में चल रही थी। कभी अपने पैशन को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई। तो मैंने बोला चलो ये बना के देखते हैं। दिल्ली में मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की
और मेरी वीडियोस वायरल होने लगी। मैं बना रही थी फिटनेस के ऊपर, फीमेल फिटनेस के ऊपर, टाइकोंडो करती थी तब मैं। शी टू मेक दीज आग तोड़ने वाली वीडियोस, ऐसे आग जल रहा है और मैं इसे तोड़ रही हूँ। सो ये फर्स्ट ऑफ इट काइंड्स थी इंडिया के कंटेंट उसमें। सो आई रियली गॉट गुड अटेंशन देयर। अब कंटेंट अच्छा चलने लगा और यहाँ पे हमें खबर मिली कि पापा गॉट, माय ससुर जी गॉट पैरालिटिक एंड हार्ट अटैक। तो हम उनके पास सूरत आए। तो माय हस्बैंड सेड दैट आई एम द ओनली चाइल्ड एंड शिवानी, मैं ध्यान रखना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स का। आई डोंट वांट टू हैव दैट गिल्ट कि मैं काम में रह गया। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो धंधा वंधा छोड़ते हैं, वहाँ जाके कुछ कर लेंगे, पढ़े लिखे तो है ही, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे। वापस सूरत आ जाते हैं। अब मैं कुछ भी नहीं काम कर रही हूँ ना, आई एम जॉबलेस। तो वीडियोस पे ज्यादा कंसंट्रेशन होने लगी, बनाने लगी, कमा तो कुछ भी नहीं आप रही थी। गूगल की जॉब छोड़ के आए हो। हाँ, गूगल की Imagine. जॉब, गूगल में भी ह्यूमन रिसोर्सेज में थी और नीश प्रोफाइल में भी। वो सब छोड़ के मैं आई तो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। मतलब वीडियो मेकिंग में मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गूगल क्यों छोड़ा। मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ। आई यूज्ड टू एंजॉय, थॉरोली एंजॉय द प्रोसेस। और ये खाना बना रही थी और मेरे को कैमरा रखना था, तो ऐसे मैंने बुक्स रख के कैमरा रखा था, ट्राइपॉड नहीं था हमारे पास। तो मम्मी बोलती है आके कि गिर जाएगा, मैं पकड़ लूं। मैंने बोला पकड़ लो। उस दिन जो इन्होंने कैमरा पकड़ा है ना, टिल डेट शी इज देयर। वो कब कैमरे के सामने आई, आई डोंट नो किस दिन ये हुआ, बट वो जो उन्होंने कैमरा पकड़ा है ना, वो मुझे दिन याद है इन माई फ्लैशेस। एंड उसके बाद तो हम दोनों कुछ कुछ रोल दे दिया। फिर मम्मी को देखा कि ये भी मेरे जैसे पगलू ही हैं, हम दोनों हैशटैग पगलू हैं, बहुत बड़े। मैंने बोला ऐसे करो, तो ये भी ऐसे कर रही है। ये नहीं बोल रही कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे कैसे करूं। शी इज मोर एंथुसियास्टिक देन मी इन सब चीजों में, पूरा पार्टिसिपेट कर रही है, इधर लिपस्टिक लगा ले रही है। हाँ, एक काना एक कोड़ी। और हम लोग खाना वाना बनाने के बाद 3 से 5 वीडियोस बनाते थे। 6 बजे पापा की चाय बननी होती थी, उसके पहले हमें सब करके रैप अप करके वापस आ जाना है। और धीरे धीरे 6 से 9 बजा दिया हमने, अगले दिन भी आने लगे। तो आंटी, जब आपका पहला वीडियो ऐसे वायरल हो गया, लोग आपको पहचानने लगे, तो आपको कैसा फील हुआ? ऐसे अच्छा लग रहा हाँ, था? फिर तो मुझे ऐसे लगने लगा। वो टीवी में मैं सीरियल देखती थी, मैंने कहा आज मैं वो हो गई हूँ। सब लोग देख के हैं आप वीडियो बनाते हैं, कहाँ वीडियो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनका शिवानी ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। मैं सोचती थी रोज आके बताती थी, आज ऑटो वाले ने मुझसे पूछा। सो टिकटॉक रातों रात बैन हो गया इंडिया में, वो मोमेंट कैसा था, या वो सुबह कैसी थी आपके लिए? है ना, लास्ट तक मेरे को सबने बोल दिया था। और सब टिकटॉक पे लाइव आके ना इधर उधर फॉलोअर्स एंगेज करवा रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके हमें फॉलो करो। और मैं बहुत लॉयल एंड एथिकल लड़की हूँ, मेरा प्रोफेशन भी ह्यूमन रिसोर्स रहा है, तो एथिक्स से भरी हुई हूँ मैं। तो इस समय मैंने बोला नहीं, मैं अगर मेरी माँ डूब रही है तो मैं शिप नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं ये काम नहीं करूंगी कि फॉलोअर्स इधर से उधर करूँ। और मुझे क्यों अंदर से ऐसा लगता था कि ये नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले भी टिकटॉक बैन होने की कई बार बात हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं होगा। 4 बज रहे थे, शाम के 4, मैं अपना वीडियो बना रही थी, टिकटॉक वीडियो, और कुछ प्रैक्टिस कर रही थी और अपलोड किया, और वो अपलोड नहीं हुआ। तो पैरों से धरती निकल गई मेरी 2 मिनट के लिए। तो मुझे समझ ही नहीं, हाँ मतलब सुन मार गया। मैंने इनकी तरफ देखा, मेरे आंख में इतने मोटे मोटे आंसू, और मैं घर से चली गई इनको बिना कुछ बोले। इन्होंने फिर तुषार को फ़ोन किया कि शिवानी चली गई है कहीं। मेरी एक सीक्रेट जगह है जहाँ मैं जाती हूँ अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इट्स अ प्लेस वेयर आई कैन फील माई सेल्फ। इसको पता है तुषार को। वो पता नहीं वहाँ पे आया मेरे लिए मेरे फेवरेट फूड आइटम्स लेके। सो अगर आपको मुझे चीयर अप करना है तो मुझे खिला दो, आई बी फाइन। तो फूड आइटम्स लेके आया। मैं सूरज ढलते हुए देख रही हूँ और तुषार को बोला कि यार तुषार सब खत्म, आई एम बैक टू जीरो, आई एम नोबडी टुडे, एवरीथिंग इज और गॉन। वो कितने साल की मेहनत थी? 2018, 19, 20, 21 में गया ना टिकटॉक, नहीं 20 में गया, 20 एंड के आसपास गया टिकटॉक। 3 years ऑफ हार्ड वर्क, रीचिंग 10 million। एंड मुझे सबने बोला था कि तू यूट्यूब पे भी बना, इंस्टा पे भी बना, बट मी बीइंग मी कि नहीं, मैं तो टिकटॉक पे ही बनाऊंगी। आई एम एन एक्सक्लूसिव क्रिएटर फॉर टिकटॉक। खुद से ही, कि टिकटॉक ने मुझे नहीं बोला कि तू एक्सक्लूसिव क्रिएटर है, खुद से एक्सक्लूसिव क्रिएटर बनी पड़ी हूँ मैं। आई वॉज वेरी लॉयल टू टिकटॉक एंड सब खत्म हो गया। आई हैड नो प्लेस टू शो कि मेरे 10 मिलियन है। वो दिन बहुत बहुत दर्दनाक था। डिड दैट ब्रेक यू के सब खत्म हो गया अब? ब्रेक तो मुझे, इनका वो व्रत नहीं कर पाया 6 महीने का, फिर भी मैंने इनके लड़के से शादी कर ली। टिकटॉक क्या ब्रेक करेगा? ब्रेक तो नहीं हुई, बट डीमोटिवेटेड फील किया।
और दुख इस बात का हुआ कि ना ही मैंने फॉलोअर्स इधर से उधर किए, ना ही मैंने कोई और प्लेटफॉर्म खड़ा किया, एवरीथिंग इज एट ज़ीरो। यूट्यूब पे मेरे 30,000 थे और इंस्टाग्राम पे 24,000 थे, ये मेरे फॉलोअर्स थे, बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पे। काम धंधा मैं छोड़ चुकी थी, सोशल मीडिया मुझे भा चुका था कि भाई करना तो यही है, मज़ा तो इसी में आता है। पैसों की लत सोशल मीडिया से लग चुकी थी तब तक, तो वापस जाना तो बहुत मुश्किल था। तो एक ट्राई और मारूंगी ऐसा सोच के मैंने। इतना टाइम लगा वो करेज लाने में कि नहीं मैं एक ट्राई और मारूंगी? 6 घंटे बस। नाइस, आई लाइक इट। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक आदमी हूँ, ओवर एनर्जेटिक हूँ, मुझे सोना पसंद नहीं है। रात को भी मुझे कोई बोले कि तुम ऐसा हिल हिल के सो सकती हो तो आई लाइक दैट। टू मच ऑफ एनर्जी आई कांट कंटेन इनसाइड मी। So I grieved. I had a grieving period of 6-7 hours, and then I decided that I'm going to stand back. This is not going to stop me. It was Little Glove that was loved by viewers, and Little Glove फिर कहीं और प्लेटफॉर्म पे भी आके दिखाएगी। With that enthusiasm हमने YouTube और Insta वापस स्क्रैच से स्टार्ट किया। एंड आंटी, आप उस वक्त कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? एंड आपने एक कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज शिवानी में देखी उस वक्त जब टिकटॉक बैन हुआ था? अरे उसका तो बहुत बुरा हाल, रो रो के उसने तो। फिर मैंने समझाया भी कि मैं देख रही सब लाइन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लाइफ लाइन क्या लाइव में आ रहे हैं। मैंने कहा शिवानी देखो ये नीलू हैं, 2-3 लड़कियां हैं, सब आ रही हैं, तुम भी चलो इंस्टाग्राम में कर लो ना, सब अपने बढ़ा लेंगे, हम रह जाएंगे पीछे। और इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, क्या मैं बोल रही हूँ क्या। Because she was blank, उस वक्त कुछ भी नहीं वो चल दिन रहा तो था दिमाग में। उसको देख के तो मैं भी घबरा गई कि मैंने कहा ये क्या करेगी अब, कितनी डिस्टर्ब है, हे भगवान। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत रात दिन एक कर देती हूँ मैं। नहीं सोऊंगी और मेहनत करती रहूँगी जब तक मेरे को वो अचीव नहीं होगा जो मुझे चाहिए, सेटिस्फैक्शन। सो उन्होंने मेरा वो हार्ड वर्क देखा हुआ है, और वो ना डर गई देख के कि जिस तरीके से मैं पागलपन से ये वीडियो मेकिंग करती थी जुनून वो से, एकदम वो अगर शिवानी का चला गया तो क्या होगा। सो शी न्यू कि मैं कहाँ पे हूँ। मम्मी से ज़्यादा उस समय, मम्मी के एनकरेजमेंट से ज़्यादा मेरे ससुर जी ने एक लाइन बोली थी। रूम में बैठे हुए थे वो, मैं जब रो धो के ऊपर आई तो क्या हुआ, टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है ना, हो जाएगा फिर से। और ये चीज़ मेरे दिमाग में अटक गई कि सही बात है यार, टैलेंट तो मेरे अंदर है, फिर से करूँगी। वहाँ से मैं रिकवर कर पाई। मम्मी तो परेशान हो गई थी, मम्मी मुझसे ज़्यादा परेशान हो गई थी ये देख के कि मैं इतना परेशान हूँ। पर जैसे आपने कहा ना कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब मैं तब तक शांति से नहीं बैठती हूँ जब तक वो चीज़ परफेक्ट ना हो जाए जो मुझे चाहिए। डोंट यू थिंक ये जो आदत है कुछ क्रिएटर्स की, लाइक यू सेड दिस इज़ योर हैबिट टू, इससे वो बर्नआउट फील करते हैं? मेरे को कभी कोई बर्नआउट नहीं हुआ क्योंकि ये मेरा पैशन है। अगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो मैं बर्नआउट कैसे होंगी। अगर ये मेरे लिए रूटीन, बोझ, डिसिप्लिन ये सब शब्द है तो शायद मैं बर्नआउट हो जाऊँ। मे बी मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में बर्नआउट हो जाती, बट दिस इज़ माई पैशन। मुझे पता नहीं था कि मेरे को कैमरा चलाना इतना अच्छे से आ जाएगा और मुझे इतना मज़ा आएगा ये काम करने में। बट आई थॉरोली इन्जॉय जस्ट नॉट मेकिंग द वीडियो, द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वीडियो। जो वो क्रिएटिव थाट्स से एंड प्रोडक्ट लेके जाना होता है ना, आई इन्जॉय। और वो इन्जॉयमेंट के कारण मुझे आज तक बर्नआउट नहीं हुआ। आई हर्ड क्रिएटर्स टॉकिंग अबाउट, बिकॉज 24 आवर्स दिमाग में वही चलता रहता है कि ये कंटेंट, ये भी कंटेंट, ये कैसे करूं, ये जो कर रहा है अच्छा मैं ये भी कंटेंट में ले सकती हूँ। 24 आवर्स दिमाग वो चलता ही रहता है हमारा। मुझे तो ये लोग स्लो डाउन करते हैं। एक बार तो बहुत सीरियसली, ये पापा, तुषार, मम्मी सीरियसली घर पे बैठे हुए। सो हमारे घर का एक रूल है, जो भी आपको बोलना है आपस में डिस्कस करो। अगर मुझे किसी चीज़ से मना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अंदर अंदर बात नहीं करूँगी, ओपनली बात करूँगी, बोल के कि आज मुझे बात करनी है। ये हमारे घर का रूल है, ये हमारे ससुर जी ने रूल बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब ओपन कम्युनिकेशन इज वन थिंग दैट वी ऑल डू घर पे। इज द की टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एक्चुअली। देयर इज नथिंग बिहाइंड, एवरीथिंग इज, एंड वी कीप इट वेरी डिसेंटली। ऐसा नहीं कि हम लड़ते हैं, हम अपना पॉइंट रखते हैं। सो ये वाला जब पागलों के जैसे मैं 3-3 बजे तक रात को आ रही हूँ, घर का क्या, मैं बहुत ज़्यादा काम के अंदर एनग्रॉस हो गई। तो एक बार मैं काम करके वापस आई तो तीनों ऐसा गोल पे बैठे हुए और बोले हमें तुमसे बात करना है, गो फ्रेशन अप एंड कम बैक। मैं वापस आई तो पापा, तुषार, मम्मी तीनों ने समझाया कि बैलेंसिंग मिसिंग है,
तुमको ऑफिस टाइम खत्म करना चाहिए, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है. सो फिगर आउट दैट बैलेंस बिटवीन यू एंड योर वर्क. आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट. उनकी इस चीज़ से मुझे समझ में आया कि सब चीज़ मैनेज कैसे करनी है, नहीं तो मैं सिर्फ इसके अंदर ही पागल हो गई थी, मेरे को जुनून चढ़ गया था. राइट, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को एक्चुअली अपना करियर ख़त्म होते हुए देखा है, जब वो लोग जस्ट पागलों की तरह सिर्फ कंटेंट कंटेंट. आई हैव सीन देम ब्रेक देयर रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ they are so engrossed in their work 24/7. They have no time, no energy, mental वो है ही नहीं relationships को देने के लिए, because they are so engrossed in their content. आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली एंड उस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा जा रहे हैं, बट आई स्टिल वाउच फॉर लिविंग टुगेदर विद योर पेरेंट्स एंड सासू माँ. बिकॉज ये जो आपको इंटेलिजेंस है ना, ये आपको कोई देगा. आप बच्चे हो और आपसे 10 गुना ज़्यादा ज़िंदगी आपके माँ बाप ने देख ली है, नो मैटर वो आपके हस्बैंड के माँ बाप है या आपके माँ बाप है. सो उनका इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में आपको स्थिरता लेके आता है. और मेरी लाइफ का ग्रोथ का रीज़न ही यही है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रूटेड हूँ. अगर मैं रूटेड नहीं होती तो मैं भी ये मिस्टेक्स ज़रूर करती, बट बिकॉज ये लोग हैं मेरे साथ, इंक्लूडिंग तुषार, ये तीनों लोग मुझको स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करते. मैं बहुत बार गलतियाँ करती हूँ, मैं तो मूरत ऑफ एरर्स हूँ, बट मेरे एरर्स को लर्निंग एक्सपीरियंस बना के उसको नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करवाना इन लोग का रोल है. और ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं. मुझे कभी भी डिमीनिंग भी नहीं लगा इनका ये इंटरेक्शन मेरे साथ. बहुत ही ढंग से मुझसे ये बात रखी जाती है जब भी रखी जाती है. विद दिस टाइम, मतलब थोड़ा आगे जा रही हूँ अपने जर्नी में. एक टाइम ऐसा आया था जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी कंटेंट क्रिएट करते करते, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोती थी एंड एग्रेसिव हो गई थी. लड़ाई झगड़ा बहुत करती थी, रूडली बहुत बात करती थी, इनसे भी तुषार से भी, हमेशा एजिटेटेड घूमती थी. उस समय भी इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से कामली समझाया कि फैमिली में हम तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, पर तुम ऐसे कर रही हो. व्हेन कैन यू कवर दिस गैप? दे गेव मी 1 month टू कवर इट, और वॉट एवर टाइम आई वॉन्ट टू टेक. एक 1.5 महीने में आई कुड बी एट अ बेटर प्लेस प्रोफेशनली एंड पर्सनली. And I think you are the first creator from Gujarat जिसे डायमंड प्ले बटन मिला था. I'll rephrase it. I'm the first female creator. मुझे और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा बड़ा वर्ड बोलने के लिए, but yes, I'm the first female creator in Gujarat to bring a diamond. I'm really proud of it. That's so nice. So proud of you, Shivani. So Shivani, you're a veteran in social media content creation industry. So for those moms, yeah, for those who want to start their content creation journey, उनके लिए 3 advices from your experience. Don't do barters. First advice, please stop doing barters. You can get paid. Second, don't stop making videos. So I feel all the mothers who are making, and I've met a lot of mothers. I'm not saying out of my own sense. I've met a lot of them. They overthink because we are moms. We tend to overthink. Is this nice? Is this text nice? Is this color nice? Chuck it. Just try uploading as much as genres you can try. And third, if you're a mom creator, does not mean that you only have to be a mom creator. You can explore more genres being in your own zone. So मैं मेक श्योर करती हूँ कि हाँ मेरी पेरेंटिंग के ऊपर वीडियोस आती हैं, बट उसके अलावा मेरा कॉमिक वीडियोस, मेरा एजुकेशनल वीडियोस, मेरा लर्निंग अ न्यू टैलेंट वीडियोस, एक रियल लाइफ इंसिडेंट वीडियोस, ये सारे कंटेंट आपको मेरे पेज पे मिलेंगे. बिकॉज आई बिलीव एज मच एज यू एक्सप्लोर योर कंटेंट विल ग्रो. व्हाट आई रियलाइज विद मॉम क्रिएटर्स कि वो एक कंटेंट कैटेगरी में नीश पकड़ लिया, बट उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, अब उसी के अंदर है. सो प्लीज एक्सप्लोर मोर. ऐसा कोई भी जो काम करना चाहता है मॉम कैटेगरी में. आई कैन रिलेट टू दिस मैक्स. मतलब मुझे बहुत लोग बोलते थे कि नहीं, तू अगर पेरेंटिंग कर रही है तो जस्ट टॉक अबाउट चाइल्ड मॉम पेरेंट वाला टॉपिक्स, बट नहीं, वी लव ट्रैवलिंग, तो हम लोग फैमिली ट्रैवल भी करते हैं. दैट्स आल्सो मॉम क्रिएशन. दैट्स आल्सो मॉम वीडियो ही है ना, वो पेरेंटिंग वीडियो ही है ना. फर्स्ट वी ऑल्सो डू कपल वीडियोज़, वी ऑल्सो डू वीडियोज़ विथ राहत. तो हम लोग अलग अलग हमने भी जॉनर्स एक्सप्लोर किए, एंड वी ऑब्जर्व कि हमारा ऑडियंस क्या पसंद कर रहा है देखना, एंड देन वी स्टक टू दोज पिलर्स कि हमारे ये 3 पिलर्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू मेक कंटेंट ऑन दीज टॉपिक्स ओनली. तो सिमिलरली
एज अ मॉम आप क्रिएटर कैसे ग्रो कर रहे हो, हाउ एम आई ग्रोइंग एज अ मॉम क्रिएटर. सो मैं अभी 17 साल के बच्चे के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ 4-year-old चाइल्ड बिकॉज आई एम वेरी क्लोजली स्टडिंग इट. मैं पेरेंटिंग में वहीं ग्रो कर रही हूँ ना. सो विद माई चाइल्ड इफ़ आई कीप मेकिंग द सेम वीडियोज जो मैं उसके 2 या 3 साल के ऊपर बनाती थी, तो मेरा पेरेंटिंग जर्नी तो स्टक हो गया वहाँ पे. सो आई थिंक एज अ मदर आई नीड टू एक्सप्लोर माई पेरेंटिंग कॉन्टेंट with my child's growth, just not psychologically but content wise भी. अभी आधे is going for a dance class, so उस डांस क्लास में वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, कैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं या हमारे को क्या फील हो रहा है, हम ये भी उतार के दिखाएंगे वीडियोस में. और उसके अलावा हम बैठ के स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में बात भी करें, दोनों कैटेगरी के बारे में बात करें. सो अभी इसमें क्या हो जाता है ना कि बहुत सारी मॉम्स कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो कर देती हैं कि हाँ चलो आई विल स्टार्ट, बट दे आर स्टक कि मैं बनाऊँ क्या, कंटेंट आइडियाज़ नहीं है मेरे पास, कैसे बनाऊँ. उनके लिए कुछ एडवाइस. एक तो जो भी मॉम्स ये स्टार्ट करना चाह रही हैं, प्लीज़ टेक इट एज अ जॉब. दिस शुड हैव अ टाइमलाइन. जैसे आप सुबह उठ के अपने ऑफिस जाओगे, ऐसे 1 बजे के आसपास ऑफिस जाओ, 3 बजे तक जो भी आपके टाइमलाइन सूट करते हैं उसके अंदर काम करो, रोज काम करो. इट शुड नॉट बी वंस इन अ थिंग. ऑफ कोर्स यू हैव फ्लेक्सिबल आवर्स हैं आपके पास, बट या इट शुड बी अ डेली थिंग, कंसिस्टेंट थिंग. संडे सैटरडे छुट्टी लो. और मेरा जो सोल्यूशन है टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, जो आपके घर में हो रहा है ना वो आपका कंटेंट है. जो आपके रियल लाइफ, हमारे जो जोक्स भी होते हैं, सो कुछ भी अगर हम कॉमिक वीडियोस क्रिएट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव एक्चुअली हैपेंड विद अस. और जब वो होता है तो मतलब अरे ये तो कंटेंट है, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे. आपके साथ भी होता होगा. बट इसको और एक्सप्लोर करो. सिर्फ मदरहुड में क्यों, कॉमेडी में भी, फैशन में भी, तैयार कैसे हो रहे हो, हर चीज़ दिखाओ ना. तुम अपना पूरा होल एंड सोल अपने आप को दो. लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, हु यू आर एज अ पर्सन, एज अ फैमिली. अगर आपकी एक वीडियो में 10 मिलियन व्यूज आ गए, सो मतलब आपको लोग पसंद कर रहे हैं. अब और कैसे कैसे पसंद करेंगे वो तो तब आप जब अपनी ज्वेलरीज दिखाओगे, या फिर अपना फैशन दिखाओगे, वार्डरोब दिखाओगे, फ्रिज के अंदर क्या रख रहे हो वो दिखाओगे, सास ससुर के साथ कैसा रिलेशन है, क्या एजुकेशन में आपने किया है. ये जब चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे तो लोग और जुड़ते जाएंगे आपसे, और मल्टीपल वीडियोस 10 मिलियन जाने लगेंगी. राइट. एंड जैसे हम यूट्यूब की बात करें, डू यू थिंक इज दिस द राइट टाइम टू एंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म? बिकॉज आई हैव सीन मैनी बिग यूट्यूबर्स जो अभी यूट्यूब से अपना पूरा शिफ्ट कर रहे हैं टू अनदर सोर्सेज, पैरेलल सोर्सेज. जैसे मैं प्राजक्ता कोहली को देख लूँ या फिर गौरव तनेजा को देख लूँ, जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे फोकस्ड थे, बट नाउ आई थिंक दे आर लीविंग या ज़्यादा एक्टिव नहीं है यूट्यूब पे. डू यू थिंक यूट्यूब पे अभी एंटर करना इज़ द राइट डिसीजन? आई थिंक यूट्यूब पे कभी भी एंटर करना इज़ द राइट डिसीजन. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यूट्यूब इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म जो मोनेटाइज्ड है, जहाँ पे आप खाली वीडियो डाल के कमा सकते हो. एट द एंड ऑफ द डे आप सोशल मीडिया किस चीज़ के लिए कर रहे हो? फेम, पावर, मनी, सक्सेस, यही चीज़ों के कारण कर रहे हो, अवेयरनेस में भी. सो सेल्फ मोनेटाइज्ड प्लेटफॉर्म है. आपको किसी ब्रांड या किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. आप स्वयं पैसा कमाने की जर्नी पे जा सकते हो. सेकेंड थिंग इज़ यूट्यूब हैज़ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. उसके पास बड़ा वीडियो, छोटा वीडियो, 3 मिनट का वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो आप अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जिस तरीके से एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म हेल्प करता है क्रिएटर को ग्रो करने में, मैंने बहुत कम प्लेटफॉर्म्स को वैसा एफर्ट्स डालते हुए देखा है. इफ़ यू नो, देयर इज दिस यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव दैट दे डू इन, they've almost touched 28 cities and they're planning for next 72 cities. What they do is वो आएंगे आपके सिटी, आएंगे एक समिट कराएंगे, लोगों से मिलाएंगे, अपना तरीका बताएंगे, मैनेजर्स से आपकी मीटिंग कराएंगे, आपके पास लोग होंगे, क्लासेस होंगे टू हेल्प यू ग्रो. एक नई मॉम को अगर वीडियो बनाना है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइडेंस है आज के तारीख में. उसको ये नहीं पता कि उसका रेट कार्ड क्या होना चाहिए, उसको ये नहीं पता कि ब्रांड्स कैसे आएंगे, उसको ये नहीं पता कि मोनेटाइजेशन के लिए कितना मिनट्स एंड आवर्स पूरा करना है. सो ये सारी जगह पे अगर इनिशियली आपको कोई हैंड होल्डिंग कर दे, योर प्रोसेस बिकम्स ईजी. ये जो चीज़ मैंने यूट्यूब की देखी है, आई एम इन लव विद इट. आई थिंक मेरी ग्रोथ के पीछे भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, द सपोर्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द टीम. सो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू एंटर यूट्यूब. But why do you think ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, they are leaving YouTube platform right now, or have you seen a dip in your viewership in this YouTube journey?
आई थिंक ये बड़े यूट्यूबर्स इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे बड़े यूट्यूबर्स आ गए. आई थिंक दिस इज़ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है. आई थिंक समबडी लाइक मोस्टली सेन और गौरव तनेजा, अब उन्होंने दूसरे लाइन ऑफ बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए. they've got whatever, I think they're at a satisfactory level with their content creation and they're moving to the next things, and even I would want to do that. किसी ना किसी दिन मैं चाहूँगी कि मेरा एक और लाइन ऑफ बिजनेस हो, सिर्फ सोशल मीडिया से मैं नहीं अर्न करूँ, मैं और भी चीज़ों में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. तो आई थिंक उनका वो सीजन हो गए, वो एज हो गए, एंड उनकी जगह अब थगेश है, फुकरा इंसान है, देयर आर अदर बिग नेम्स. आई थिंक वो पार्ट ऑफ जर्नी है. हम उनको देख के बड़े हुए इसलिए हम उनको रेजोनेट कर रहे हैं, बट हमारी यंगर जनरेशन और दूसरे यूट्यूबर्स के साथ जुड़ी हुई. So, April 14, 2026, I think it was a milestone day for all the content creators across India. National Creator Economic Bill 2026 पास हुआ है. What is your take on that? हम तो 2018 वाले क्रिएटर्स है भाई. हमें तो जेल भेजने वाले थे पब्लिक रोड पे वीडियो बनाने के लिए. आई लिटरली वेंट इनसाइड अ सेल टू मेक वीडियोस. ऐसा सब देखा हुआ है. एंड बहुत लोग दुत्कारते थे कि अरे ये क्या है, नाचती हो, नाचती हूँ मैं, ये नाचने की जगह है. व्हाट नॉनसेंस. सो dignity to this profession grew and I saw it growing. I'm one of those creators who've been dutkarified in the starting for doing this, and the same people have clicked selfies after 3 years down the line. I'm really glad that we are on papers, we are creators with profession. और मैंने वो भी देखा, आई थिंक मेडिकल सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट, एवरीथिंग इज बीइंग वो कंसिडर्ड. भी जो मेरे ससुर जी मुझे एक ही चीज बोलते थे कि रिटायरमेंट का क्या प्लान है तुम्हारा, उसके बाद तुम लोग कैसे मैनेज करो. इट्स वेरी स्ट्रेस्ड है रिटायरमेंट हम लोग का क्या होगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो कोई प्रोफेशन है ही नहीं. तो ये मम्मी मैं बताती हूँ कि हम लोग अब अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे एंड हमारा बिल पास हुआ, कंटेंट क्रिएशन रिकग्नाइज हो गया. हम और मम्मी तब कंटेंट बनाते थे जब इसका कोई दीन ईमान नहीं था. वो आप क्या बात बता रहे थे, बताओ. हाँ, तो फिर क्या हम गार्डन में वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ पे ना कुछ मतलब ओल्ड एज के बैठे हुए थे, मैं भी हूँ, पर मतलब वो थोड़ा ज़्यादा थे. तो उसने शिवानी को देखा, सोचा ये लोग ऐसी मस्ती कर रहे हैं लड़कियाँ. 1-2 जन और थे, बोले ये यहाँ वीडियो बनाने का नहीं है, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आ जाती हो और ये बना रहे, निकालो इन्हें गार्डन से बाहर. ये बोली कि नहीं नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी सास भी मेरे साथ है, हम वीडियो बना रहे हैं. तो वो मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे करके देख रहा, वो सोच रहा ये भी कोई ऐसी ही है. मैं बोली मैं इसकी मदर इन लॉ हूँ, सास हूँ मैं, हमारे पास में ही घर है. तो मतलब हमने ऐसे ऐसे भी फेस किया है. आज उसने पुलिस बुला ली. हाँ, उसने पुलिस बुला ली थी. तो हमने ऐसा भी फेस किया. हाँ, पुलिस बुला ली, हम पे केस कर दिया कि हम गार्डन में वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक गार्डन में. इसके ऊपर हम पे केस हो चुका है. और कोई सास वास नहीं है इनकी. हाँ, ये झूठ बोल रही है, सास नहीं है, बहुत झूठ बोल रही थी ये लड़की. ये केस किया. और आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, क्योंकि ये रिकग्नाइज्ड लाइन है. अब हम प्रोफेशनली अब रिकग्नाइज्ड अलग है. इज्जत हो गई है क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की. अरे मैडम, व्हेन योर व्यूअरशिप ड्रॉप्स, तब आप कैसे उसे मैनेज करते हो? आंटी बताएंगे ये. तब शिवानी का रिएक्शन कैसे होता है? हो गई हूँ मैं. हाँ. भाई, सो प्रेगनेंसी के बाद मेरा ग्राफ वाज ऑन टॉप, मतलब किलर. मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैं छूती भी थी तो 10 मिलियन, मतलब मेरा टच से तुम्हारा 10 बिलियन आ जाएगा, इतना मेरा सही था. यूट्यूब पे सीन और इंस्टाग्राम पे सीन. दूसरे सिटी से कुछ क्रिएटर्स आते थे, सिर्फ अगर अकाउंट डाउन है तो शिवानी के साथ बनाएंगे तो पुश हो जाएगा. उस लेवल पे वायरलिटी चल रही थी. उस समय मेरे पास राइट गाइडेंस नहीं थी. तुषार अपने बिजनेस में बिजी था, मम्मी मेरे साथ सपोर्ट करती है, बट उनको अभी भी लाइव नहीं समझ में आता है. लाइव स्ट्रीमिंग क्या है इनकी जनरेशन को नहीं समझ में आता. तो आज भी नहीं इतनी नॉलेज है. हाँ, वो बस है मेरे साथ, वो जो बोलोगे वो करेगी, बट शी कैन नॉट गाइड मी. कोई अच्छी एजेंसी नहीं थी मेरे पास जो मुझे इस तरीके से गाइड करे. एंड मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की. मैंने अपने क्राउड को जाने दिया गलतियाँ कर करके. मैंने अपना ही क्राउड कहीं तोड़ दिया. और उसके बाद आया मेरा डाउनफॉल का एक टाइम, जब मेरा पूरा अकाउंट डिप किया. मेरे से तो मेरे को समझ ही नहीं आया हुआ क्या. आई वॉज बिविल्डर्ड, आई वॉज टेकन अ बैक. आई हैड फ्लक्सेस जहाँ पे मेरी वीडियो पहले 10 मिलियन जा रही थी, अब वो 2 मिलियन जा रही है. एंड आई कुड नॉट डाइजेस्ट दैट फैक्ट कि मेरी व्यूअरशिप इतनी डाउन हो गई. मुझे अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लगा और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने क्रिएटर फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी. उसके अभी भी 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे तो नहीं आ रहे. मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी लोगों से, कैसे बात करूंगी.
और मुझे थोड़ी थोड़ी जलन भी होने लगी कि उसको देखो वो मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा. सो आई वेंट इन टू दैट डार्क फेज ऑफ माई लाइफ वेर एवरी थिंग वॉज नेगेटिव फॉर मी. मैं बाथरूम में जाके रोती थी. अगर कोई वीडियो काम नहीं की, अच्छी व्यूअरशिप नहीं लेके आई, तो पूरे दिन मेरा मूड ख़राब रहेगा, मैं सड़ी घूमूंगी. और बहुत मुश्किल हो गया था वो टाइम. मुझे तुषार से बहुत मेरी लड़ाई होती थी. हमारी लड़ाई नहीं होती है मेरी और तुषार की, वंस इन अ ब्लू मून कभी हमारे डिफरेंसेस आते हैं, बट एवे ही मैं हर किसी से लड़ रही हूँ. कोई भी आदमी आके मुझे कुछ बोल रहा है, बीइंग एग्रेसिव. और मुझे पता नहीं था कि ये डिप्रेशन है. आई डिड नॉट नो दैट. आप बता भी नहीं पा रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है, क्यों पता हो ही रहा नहीं है. मतलब मुझे बस कोफ्त हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी फील हो रहा है. और सोशल मीडिया तो हमारे घर में कहीं है ही नहीं. पापा मम्मी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने तो स्कॉलरशिप ली हुई है, वो वाली फैमिली है. पढ़ते ही रहे लोग हमारे घर में, तो उनको भी नहीं समझ में आता है कि ये लाइन क्या है, डील कैसे करना है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं. एंड उस फेज में आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ फैमिली जिसने इतना सपोर्ट किया, मेरे इस फेज को निकाला मेरे साथ. आई वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू लिव विद. मेरे साथ ये लोग रह लिए, थैंक यू. वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम. आई एम स्टिल, मैं उस फेज में चली गई बात करते है. करते. आई कैन सी दैट इन योर आईज. एंड आप उसमें से कैसे बाहर निकले? हाउ डिड यू पुल बैक? बिकॉज बहुत सारे बहुत सारे क्रिएटर्स इस फेज में जाते हैं. दिस डार्क फेज इज very less talked about, but I think once in their career every creator has faced this dark phase. तो उसमें से बाहर कैसे निकले? कुछ लोग वहीं खत्म हो जाते हैं, they end their journey. देखो पहले तो मुझे लगता था कि प्लेटफॉर्म मेरे साथ कुछ ग्लिच कर रहा है. मेरी वीडियोस को दबाया जा रहा है, बट दैट्स नॉट ट्रू. मिथ. ऐसा नहीं होता. प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा कंटेंट सैचुरेट हो रहा है, कंज्यूम हो चुका है, लोगों को और कुछ नया देखना है. मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएटर्स आ चुके हैं मार्केट में और मुझसे अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं. सो मुझे ये चीज़ समझने में लगे 6 महीने. ये चीज़ फैक्ट एक्सेप्ट करने में कि शिवानी तू ना ओल्ड चीज़ें ही बना बना के सोच रही कि यहाँ सस्टेन करती रहेगी. दिस थॉट टुक 6 months टू ब्रेक. मुझे बहुत सारे लोगों ने गाइड किया उस समय, एंड आई लाइक टू नेम फ्यू. एक मॉन्क एंटरटेनमेंट को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी. माई मैनेजर्स, दे वर रियली हेल्पफुल. वो मेरा रोना धोना सुनते थे, घंटों रोती रहती थी यार. मैं मीटिंग्स में जाके आँख से आंसू निकल रहे मेरे, बड़ा बुरा हाल हुआ था मेरा. माई हस्बैंड, ही हेल्प मी आउट अ लॉट, जिसमें उन्होंने मुझे समझाया कि ये तेरा डाउनफॉल आ रहा है ना, उसका तेरे को स्ट्रेस हो रहा है. दीज गाइज वर हेल्पिंग मी कि मेरा को खाना दे दे, मेरा पसंद का ये ले आए, वो ले आए, कपड़े खरीद के ले आए मेरे लिए. तो वो मेरे को वैसे मोराल बूस्ट कर रहे थे. फिर तुषार ने बोला कि एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं, सोचते हैं क्या चल रहा है. ये जो हमने सोचा बैठ के, तो हमने बहुत सारी चीज़ इंट्रोस्पेक्ट की और उसके प्रति काम करना स्टार्ट किया. मुश्किल था क्योंकि वापस चीज़ों को रीग्रो करना बहुत मुश्किल होता है. हमने नई नई चीज़ें वापस, जैसे शुरू में हम नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते थे, हम उस फेज में वापस आए, हमने नई नई चीज़ें फिर से एक्सपेरिमेंट की और जो चीज़ें चलने लगी डिड पिक मी अप. मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है. शिवानी अब फिर से गिरेगा मेरा, मुझे इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है और उस दिन के लिए मुझे सेकंड मतलब और कंटेंट में क्या लेके आ सकूं मार्केट में जो लोगों को वाओ फैक्टर दे सके, उसके ऊपर नेवर एंडिंग काम करना है. तो बट यू डिड नॉट गिव अप ये सोच के कि नहीं, मार्केट में दूसरे क्रिएटर्स आ गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू रिटायर, या मैं अब बंद कर दूं. वो बुढ़िया मिलूंगी आपको जो एकदम ऐसा हो रहा है, बेटा मेरे बर्थडे से पहले मेरी वीडियो उतार लेना. आई विल बी दैट ओल्ड सॉस. कमेंडेबल. मतलब दिस एटीट्यूड इज जस्ट अमेजिंग. मतलब आई गेस किसी को भी अगर ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं, माई जर्नी इज ओवर, अब इससे आगे नहीं, मैं रीग्रो नहीं कर सकती, आई थिंक दिस इज द जर्नी दे नीड टू लुक अप टू. थैंक यू. बट दोज आर फीलिंग दिस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. ऐसा सुन के ईजी होता है, टू डू इज वेरी डिफिकल्ट. बट इफ यू डू इट, you will regrow and outgrow as a creator. What I was in 2021 with the most viral things, I think I've grown out and I've created much bigger, impactful content within given space. क्योंकि मैंने अपने आप को चूज किया आउटग्रो करने का.
Absolutely. And one last thing I wanted to discuss about creator industry, earnings. If you are open to discuss, I was just kidding पहले. how much do you earn as a creator on an average monthly? अगर वो नहीं रिवील कर सकते तो on an average how much can a creator with an experience of 3 to 4 years can earn in this industry? Yeah, in this industry you can actually earn really good numbers. The numbers that you've heard, I've earned them. And मतलब मैं शायद अपनी जॉब से इतना कभी कुछ कर ही नहीं पाती. मैंने अपना घर खड़ा कर लिया, गाड़ी खरीद ली, एक स्कूल बना लिया, एक साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. ये इसी के पैसों से हुआ है. तो खूब अच्छी कमाई है. द नंबर्स दैट यू आर थिंकिंग, येस यू कैन अचीव देम, बट द प्रोसेस इज़ वेरी डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस नंबर. थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, सही मार्केटिंग एंड PR अप्रोच चाहिए. या बट द नंबर्स आर रियली गुड. एंड हाँ, फर्स्ट मंथ से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आज से अर्न करना शुरू कर दूंगी. फर्स्ट मंथ से अर्निंग तो नहीं हो सकती, बट फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर हम जॉनरा नीश कंटेंट क्रिएटर हो जो एक स्पेसिफिक जोन में बना रहे हो तो ब्रांड्स आने लगते हैं. अगर हमारे एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ब्रांड्स आने लगते हैं. आजकल ब्रांड्स को अच्छे एस्थेटिक्स चाहिए और अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, तो अगर हम वो अचीव कर पा रहे हो तो आने लगते हैं. अगर आप वायरल हो तो आपके पास आने. एंड आई थिंक नॉट इवन फॉलोअर्स, बट हाँ, आप लोग UGC कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो. एफिलिएट प्रोग्राम्स में भी ऐड हो सकते हो. आजकल कलर TV, नेटफ्लिक्स, इन सब के अपने अपने क्रिएटर बकेट्स हैं, उसमें जा सकते हो. सो अर्निंग ऑप्शन तो ह्यूमंगस लेवल पे. आप एक एडिटर बन सकते हो, आप अदर साइड ऑफ द फील्ड में भी जा सकते हो. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप of earning good money, and when I say good money, I'm at least talking 3-4 lakhs a month. This is my minimum good का minimum measurement. So you can earn good money. बट जैसे जॉब में एक स्टेबिलिटी होती है. डू यू थिंक देयर इज दिस स्टेबिलिटी इन कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री? Of course not. Of course not. This is very much dependent on what season, what financial year, what time of the month, and how much are you earning through a stabilized platform like YouTube, Snapchat or Facebook, which is monetized. I think that's where you can get stable, and that is completely your ownership कि मैं अपने हिसाब से कमा रही हूँ, इतना मैं कमा सकती हूँ, ये मेरा स्टेबल है. ओवर एंड अबव इट इज़ ब्रांड एंडोर्समेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, जिससे आपको पैसे आ रहे हैं तो वो तो फ्लक्चुएट करेगा ही. हमने कंटेंट क्रिएशन की बात की. लेट्स टॉक अबाउट पेरेंटिंग. जब आंटी के ज़माने की पेरेंटिंग थी और अब आपके ज़माने की पेरेंटिंग है, सास और बहू. तो आंटी, जब आपके ज़माने में, जब आप मदर थी या आपने अपने बेटे को बड़ा किया, तब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. मुझे लगता है वो आंटीज़ या सासू मास एक वही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता था या फिर अपना इंस्टिंक्ट होता था. तो आप कैसे पेरेंटिंग करती थी? क्योंकि आजकल के आप लोगों को देखोगे, मदर्स को देखोगे, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है. अगर कुछ भी उन्हें क्वेश्चन होता है ना, पहले गूगल कर लेंगे, सारा उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या डॉक्टर्स के पास चल जाएंगे. मतलब दे हैव सो मैनी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट उस टाइम पे कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था. उस टाइम तो क्या था कि अपनी मदर से पूछ लिया, है ना, कि मम्मी ये ऐसा कर रहा है, ऐसा करते हैं बच्चे, ये शैतानी कर रहा है. ये जैसे ये ना बोल नहीं पाया था, और मेरा भतीजा इससे 8 मंथ छोटा था, वो बोलने लगा. तो मेरे को लगा ये गूंगा होगा, ये बोलता ही नहीं है, सब चीज़ इशारे से मांग लेता है, ये दे दो मुझे, ये दे दो. तो मैंने कहा मम्मी ये बोलने लगा, ऋषु तो बोलता ही नहीं है. तो मम्मी बोली ऐसी बात नहीं है, ये हम सब फैमिली के बीच में रहता है, तो हम बोलते रहते हैं, तू अकेली पाल रही है. ये ऑफिस चले जाते थे, तो मैं अकेली, तो मैं कम बात करती थी. तो कोई चीज़ मुझे पता चला इसे ये ज़रूरत है, उठा के दे दिया. मैं भी बिना बोले इसको सब चीज़ देती रहती, तो ये भी इशारे से मांगने लगा था. तो मुझे यही लगा कि ये, तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, उसके साथ बात किया करो, गूंगा नहीं होगा. हाँ सही है, तो बहम नहीं कर. तो भी मैं ये आई, इनको मैंने कहा कि ये बोलता नहीं है, सौरभ तो बोलने लगा है, चलो डॉक्टर को लेके चलते हैं. तो डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बोलेगा, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, इसकी टंग वगैरह देखी. तो मतलब ऐसे मम्मी से उनसे बात करके. पर जैसे आजकल की बहुएं हैं या आजकल की जो मम्मियां हैं, वो मुझे लगता है गूगल या बाहर से जो डॉक्टर बताते हैं वो ज़्यादा मानती हैं. अपनी सासों से या मम्मियों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती है. तो उस पर आपका क्या कहना है?
मेरे तो यही एक्सपीरियंस है कि शिवानी तो मेरे पे पूरा ट्रस्ट करती है, तो करती है आजकल, उसने पूरा मेरे ऊपर छोड़ रखा है। मैंने इनके पेरेंटिंग में एक चीज देखी थी जो मैंने भी इनवाइट की है अपने पेरेंटिंग में, वन वॉइस। हाँ अगर माँ ने कुछ बोल दिया तो मैंने इनके पेरेंटिंग में ये सुना था कि पापा मम्मी की कभी हाँ। बच्चों के सामने, कभी तुषार के सामने लड़ाई नहीं हुई। कभी नहीं लड़े ये लोग। इनको हमारा किसी ने ये है। गाइड नहीं किया, इनका ये था हमेशा से। और अगर मम्मी ने मना कर दिया तो पापा हाँ नहीं बोलेंगे, ये इनके रूल है हमारे घर के। अगर मैंने किसी चीज़ को तुषार को मना किया, आप ये नहीं लोगे, तो ये इनका मन भी होगा तो नहीं दिलाएंगे। अगर इन्होंने बोल दिया तो मैं नहीं काटूंगी वो बात। हाँ, मतलब मम्मी ने बोल दिया तो हाँ, बात खत्म हो गई। हाँ, ये one नहीं। voice। हाँ, हाँ। और अभी इसके ऊपर इतना रिसर्च चल रहा है और ये सब चीज़ों के ऊपर इतना डेटा अवेलेबल है, थ्योरीज बन गई है। हाँ, ग्रेट, अच्छी चीज़ है, गाइडेंस है। बट आई थिंक ये हमेशा से ही होते आया था इनके यहाँ, तो मैंने देखा था और मैंने इसी रूल को आगे भी परस्यू किया है जो इनके फैमिली का रूल था, वन वॉइस। अब वन वॉइस मेरी है, मैं मदर हूँ, तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए कुछ मना कर देती हूँ तो पूरी फैमिली मानती है। और यही हमारे पेरेंटिंग का पहले भी बैक देन निष्कर्ष था, हमारा अभी भी यही रस है। तो जैसे parenting में। आपका कभी भी कोई ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है पेरेंटिंग में, जैसे अगर आपने कुछ बोला नहीं दिस इज़ व्हाट आई वांट माय चाइल्ड टू डू, उसे यही करना है, बट नहीं मम्मी का अलग ओपिनियन है कि नहीं ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, बहुत तो बार वो, होता है। हाँ, वो और हम आध्या के सामने नहीं कभी करते। नहीं, कभी डिस्कस नहीं करते। So, हमारा हाँ। ये एक तो ये बहुत क्लियर है, हमारा फैमिली का एक रूल है। सो हमारे त्यागी परिवार का रूल है कि सब मिल के एक जगह बैठ के बात करेंगे। अगर डिफरेंस होगा तो कुछ भी लड़ाई झगड़ा है ना, तो गोल शक्कर बनाओ, बैठो और चिल्ला लो एक दूसरे के ऊपर, बट अपना पॉइंट रखो एंड क्लियर इट आउट। यही हम पेरेंटिंग में भी आगे लेके गए। अगर हमारे डिफरेंसेस हैं तो हम बैठ के बात करते हैं और उसको एक दूसरे का जस्टिफिकेशन लेते हैं, और सब अपने पॉइंट पे एकदम वो होते हैं, फर्म होते हैं कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डिस्कशन प्रॉपर होता है, और फिर हम एक सोल्यूशन पे आते हैं। फिर बस पर ये आध्या के सामने कभी ये प्रोसेस हाँ। नहीं होता है। उसके सामने अगर इनका डिफरेंस भी होता है या मैं इनकी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं रूम में बुला के बोलूँगी कि मम्मी मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ना अभी जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहती है ना बहुएं, मैंने उनको देखा है, उनके लिए सास के साथ रहना या जॉइंट फैमिली में रहना और पेरेंट करना एक साथ एक हेडेक बन गया। दे फील कि ये मेरे लिए हेडेक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा ये करे, बट नहीं मेरी मम्मी तो उसे वो करने दे रही है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे कि नहीं वो कभी मम्मी पे चिल्ला भी दिया, कभी गुस्सा भी कर दिया, और दोनों में झगड़े भी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो एक छोटा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है पेरेंटिंग में। क्योंकि हमारे ज़माने में तो हमने उन्हें शुगर वाली चीज़ें खिलाई हैं, हमारे बच्चे तो ठीक ठाक हैं, बट आज की मॉम्स को उन्हें इतनी सी भी शुगर चखने नहीं देनी है, तो वहाँ आ जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मम्मी आपने उसे ये क्यों दिया, यार मैंने मना किया था। हम इतना रिसर्च कर रहे पेरेंटिंग के ऊपर, आई थिंक ये बहुत बेसिक है, दिस इज अ कम्युनिकेशन गैप। हम पहले खुद के रिलेशंस के ऊपर भी रिसर्च करके उसको अगर हम सॉर्ट आउट करें ना, तो इतना कोई स्ट्रगल वाली चीज़ ही नहीं है। तुम दोनों सास बहू बैठ के अगर बात करोगे और एक कॉमन पॉइंट पे लैंड करोगे आराम से, गुस्से में नहीं, ईगो रख के नहीं, बच्चे के भले के लिए, और दोनों एक दूसरे को समझाओगे। हाँ। जैसे मैं भी ऐसी थी, नो शुगर, ये नहीं वो नहीं, मम्मी ने बोला बेटा उसका इम्यून कैसे डेवलप होगा, वो रहना तो उसने हिंदुस्तान में ही है ना, यहाँ से बाहर तो निकलेगी काम करने, कॉलेज जाने, सो यू विल नॉट लेट हर डेवलप। तो मुझे इनका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि हम कैसे इसको कंट्रोल्ड वे में दे सकते हैं। तो हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन की जगह अगर लड़ाई झगड़ा, हाँ, और आपने उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व भी किया उस डिस्कशन में। उनका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है, मेरा ओपिनियन उनके लिए मैटर करना चाहिए, और हमको कम्युनिकेट करके एक वन पॉइंट सोल्यूशन पे आना है। ये प्रोसेस अगर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सीख ले तो पेरेंटिंग के ऊपर इतना रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और एवरीथिंग इज गुड फॉर योर चाइल्ड। एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट सिर्फ आध्या को है इससे। घर में पीस है, लड़ाई झगड़ा उसने देखा नहीं है, ना उसने अपनी सास को लड़ते देखा है, ना मम्मी पापा को लड़ते देखा है। एक आवाज़ में बात होती है, मैनिपुलेशन वो नहीं करती है, टैंट्रम्स वो थ्रो नहीं कर सकते क्योंकि हम सब सिंक में हैं। तो इसका किसको बेनिफिट हो रहा है? आध्या की ग्रोथ को, मेरे बच्चे की डेवलपमेंट को। तो हम उसके लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हम आपस का कम्युनिकेशन सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आई थिंक वील बी एट अ बेटर प्लेस, क्योंकि हमने ये करके देखा हुआ है। और सॉरी मैं ऐसा बता रही हूँ, बट वी हैड आवर ओन डिफरेंसेस शुरू में। अब मेरी मम्मी, मेरी सास, यस ऑफ कोर्स,
मेरी मम्मी, मेरी सास और मैं, हम 3 औरतें एक घर में रहते हैं। मेरी मम्मी के अलग थॉट्स हैं, हाँ, वो नानी है, ये दादी है, मैं माँ हूँ। हम तीनों बहुत ही ज़्यादा लाउड थॉट्स वाले लोग हैं, अपना अपना सबका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटिव। जब आध्या पैदा हुई तो बड़ी सारी चीज़ें आ गई यार सामने, ये नहीं कर सकते, वो नहीं खिला सकते, ऐसा नहीं पिला सकते, इधर हमारे घर में ये होता है, उधर गोंद के लड्डू बनते हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया। एंड वी हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। आई थिंक 3-4 months हमारे बीच में बहुत अनरेस्ट रहा है, हम तीनों के बीच में। बट फाइनली वी सैट डाउन, स्पोक अबाउट इट एंड थिंग्स वर सॉर्टेड। अब हमने ये भी डिवाइड कर लिया कि हम में से कौन सा आदमी क्या रोल कर रहा है आध्या का। ये देखती हैं आध्या का अपब्रिंगिंग, मेरी मम्मी देखती है एजुकेशन, मैं देखती हूँ उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने अपने अपने जोन्स भी बांध लिए। हमको पता है हमको क्या रोल प्ले करना है आध्या की लाइफ में, बट वो तभी पता चलेगा ना जब आपस में सॉर्टेड होंगे। आप तो सिर्फ सास बहू की बात कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ समधी सास बहू का रिश्ता है हमारे घर में। एक और आदमी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। 2 समधियों को एक पेज पे रखना, आई थिंक अपने में एक अचीवमेंट। मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए, मिनी अवार्ड तो दिलवा ही दो कोई। क्योंकि मैंने तो देखा है दादियाँ बोलेगी अरे नहीं ये गलत है, नानी गलत कर रही है, नानी यहाँ बोलेगी अरे नहीं दादी को नहीं समझ आ रहा है। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि ये हम लोग कोई भगवान से उतरे हुए लोग नहीं है कि एकदम सब आता है। हमने ये फेस किया और इसको सल्यूशन की तरफ लेके गए, क्योंकि लास्ट में फ़ायदा आध्या का है। ये जगह पे हम तीनों सरेंडर कर जाते हैं कि फ़ायदा आध्या का है। यहाँ पे ये भी सरेंडर कर जाएंगी, मैं भी और मम्मी भी, मेरी मम्मी। तो आंटी आपको नहीं लगता है कि आजकल की जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं या मॉडर्न बहू हैं अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं? हाँ, तभी तो वो फिर बच्चे बहुत नाजुक और Touch बाद me में आके वो डिप्रेशन में, अभी बहुत ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बच्चा अकेले अकेला रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो इसका फर्क तो पड़ता ही है। आपके घर में कभी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे घर में तो ये सब तो कुछ मैं जैसे शुरू में था, जब आध्या पैदा हुई थी तो उसके सोने के ऊपर बहुत लालच था कि मेरे पास सो जाए, मेरे पास सो जाए, मेरे पास सो जाए। तो हमने रूटीन बना लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर लिया। मेरे को ऐसा लगता है सोल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे ना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी। पोजेसिव मॉम्स मुझे उतना पसंद नहीं है। मेरे खुद की बहुत सारे नोन लोग हैं जो पोजेसिव हैं। अरे आई हैव सीन मॉम्स जो नहाने का पानी है ना उसका टेम्परेचर तक चेक करती हैं। हम तो फेंक देते आध्या को ऐसे, ना बेटा ना। बट आई बिलीव इन दिस, सो आई बिलीव कि इम्यूनिटी डेवलप होने दो, उसको खुद से अपने एक्सपीरियंसेस लेने दो। फैफो पेरेंटिंग, आई बिलीव इन फैफो पेरेंटिंग, आई डोंट बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग। फैफो पेरेंटिंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप बच्चे को खुद से एक्सपीरियंस करने देते हो। एंड मेरे को बहुत पसंद है वो पेरेंटिंग स्टाइल। आई थिंक वही पेरेंटिंग स्टाइल है ना जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स करते आए हैं, बस थप्पड़ और ओमेट उसी हो को गया। हम अब नया टर्म दे रहे हैं फैफो पेरेंटिंग। बट थप्पड़ ओमेट हो गया है उस पूरे पेरेंटिंग स्टाइल से। इन्होंने तो कभी मारा नहीं तुषार को, बट मुझे बहुत पड़ी है। मेरी मम्मी भूल गई है मुझे मार के। हाँ बट हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे आपकी जनरेशन के पेरेंट्स हैं, आप हैं, अंकल हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को थप्पड़ भी लगाई है, डांटा भी है, बट हमारे बच्चे तो ठीक ठाक हैं। बट आजकल की मॉम्स हाथ नहीं उठा सकते, आवाज ऊंची बात नहीं कर सकते, वरना बच्चा ट्रॉमा में चला जाएगा। तो उस पे आपका क्या कहना है? बोलो। मैं बोलती हूँ, हाँ, बोलो। जो ये थॉट है ना कि बच्चे ट्रॉमा में चले जाएंगे, जोर से मत चिल्लाओ, मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ बच्चा ट्रॉमा में नहीं जाएगा। बच्चा कैसे बात करता है वो तुम ही से सीखेगा ना, तो तुम चिल्ला के चीख के उसके सामने जो एग्जाम्पल ले डाउन करोगे वो वैसा ही बनेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने डॉगी को ऐसे नहीं टप्पी मारी किसी बात पे। कल देख रही हूँ आध्या उसको टप्पा टप्पा टप्पी सब मार रही है, एंड आई रियलाइज्ड कि ये तो मुझसे सीख गई। मैं उस दिन बोल रही थी मेरे कमर में दर्द हो रही है, मैं झुक नहीं पा रही हूँ, तो उस दिन बोल रही है मेरे कमर में दर्द हो रही है, ये जरा उठा देना। तो सो आई रियलाइज्ड ओके दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो वो जो नहीं चिल्ला के बोलने का थिंग इज वेरी राइट, बट उसका इंटेंशन ट्रॉमा नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे को ट्रॉमा हो जाएगा। नहीं, मेरा बच्चा बोलना सीख रहा है, मुझे रेप्लिकेट कर रहा है, मैं उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हूँ, मॉम उसकी। तो मुझसे सीखेगा तो मुझे कामली हैंडल करना है, मैं काम रहूँगी तो मेरा बच्चा भी काम रहेगा, ये इंटेंशन होना चाहिए यार। मेरे को ऐसा लगता है कि
बट हमारे पेरेंट्स की जनरेशन बोलती है ना कि हमने तो मतलब एकदम हम लोग स्ट्रिक्ट रहे, हम लोग एकदम रफ एंड टफ बनाया हमारे बच्चों को, एंड दे आर ऑल फाइन, वी आर ऑल फाइन. वी आर ऑल फाइन, बट देर आर पीपल हु आर नॉट फाइन ऑल्सो. देर आर पीपल जिनके मेंटल हेल्थ के बारे में कभी बात ही नहीं हुई है. देर आर पीपल हु हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन, आर स्टिल एंशियस, और कभी भी एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास बैठे भी नहीं. इट वॉज अ बिग टैबू दैट बैक देन. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अप्रोच भी बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पे आप बच्चे को थप्पड़ मार रहे हो और उसको ट्रॉमाटाइज कर दे रहे हो, उसको बैकलैशेस दे दे रहे हो. और ना ही टू मच प्रोटेक्टिव अप्रोच सही है. बैलेंस आउट बिहेवियर होना चाहिए. नॉलेज शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर चाइल्ड रियरिंग, इट शुड हेल्प यू इन डूइंग इट. उसके कारण डर के रहने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती. यू शुड नॉट बी स्केयर्ड, यू शुड नो एंड नो हाउ टू डील विद इट. तो अमेजिंग, आई अग्री टू दिस. एंड जैसे आंटी आपने इनकी पेरेंटिंग देखी है और आपने इनकी पेरेंटिंग देखी है आपके सामने आपके हस्बैंड के साथ, तो आप दोनों मुझे दोनों की पेरेंटिंग स्टाइल की प्रोज एंड कॉन्स बताओ. प्रोज मतलब गुड, कॉन्स हाँ, मतलब बैड. मैं तो यही कहती हूँ कि हमने तो सबसे बड़ा मेन ये बनाया था कि कभी भी अगर एक डांट रहा है तो दूसरा उसके सामने ये नहीं कहेगा नहीं नहीं इसकी गलती नहीं है, तुमने ऐसे क्यों. अगर ये डांटे, गलती नहीं भी हो बच्चे को, अगर डांट रहे हैं तो उस टाइम नहीं बोलेंगे हैं. और अगर मैं डांट रही हूँ तो ये नहीं, तो बच्चा फिर समझ जाएगा. अगर कुछ गलत भी बोलेगा, मम्मी देखो पापा की शिकायत करेगा, मम्मी ने आज ऐसा करा, तो उसकी सुनी नहीं जाएगी. हमने कभी आज तक तुषार को एक हाथ भी नहीं लगाया है, दोनों किसी ने. ना मुझे इन्होंने, इतना ना मैं. मारा है, कभी नहीं मारा मुझे हमने. इतना मारा है आपने, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं मुझे, ठीक है. ये तो झूठ आप बोलो नहीं. ए भगवान, तुम्हारी वीडियो चलाने के लिए करा है मैंने ये, बोलो. चप्पल मरवाती है ये खूब. और तो 20-25, हाँ 20-25. सो शी इज नॉट बीटन हर सन एवर. तो ये चप्पल कैसे मारती है? हाँ मुझे तो डर लगता इनको है. डर लग रहा है, इनको धक धक हो रहा है, तो यहाँ मार देगी. मैंने बोला मम्मी मुंह पे मारना है, और इस मुंह पे मारने के चक्कर में 21 रीटेक्स हो जाते हैं. इतने सारे टेक हो जाते हैं, हे भगवान. आते आते हैं, तभी मैंने पॉइंट उठाया. मैं आवाज मेरे को पिटाई पड़ी है भाई. शिवानी की पेरेंटिंग के बारे में हाँ, कि अच्छी तुमने- बात और एक बुरी बात. अच्छी तो ये एक सबसे अच्छी बात ये है कि वो उसने ये करा है. अगर मैंने मतलब हमारे घर में कोई भी बोल देगा कि आद्या ये नहीं करनी है, तो ये वो बात को काटेगी नहीं उसके सामने. तो ये रूल बना रखा. तो ये मुझे शिवानी का बहुत अच्छा करा लगा है ना. ये बात सही है. एकदम सही. हाँ. इसको वन वॉइस कहते हैं हम लोग. अच्छा ओके. और निगेटिव तुम्हारा क्या है? हाँ अरे भाई, एक वो तो मेरे दिमाग से निकल ही गया. बहुत उड़ा देती है पैसा. उसने कुछ बोला नहीं, मम्मा ये चाहिए, ऑनलाइन तुरंत मंगा देगी. भाई मेरे को और लगता फिर- है मैं कमाती हूँ, मुझे अपने बच्चे को वो चीज दे, वो हाथ रखे और वो चीज उसके पास होनी नहीं, चाहिए. लेकिन फिर उसको ना उस चीज की कदर नहीं आएगी. कई बार ये गिफ्ट लेके आती है ना, वो देखती भी नहीं, चले जाती है. तो ये कम लेके देगी ना, तो अब उसको लगेगा. अभी दिन में 3-4 बार भी आ जाती है और सेम चीज रखी हुई भी है, फिर वो गिव अवे कर देते हैं, हर महीने करो. तो मतलब ये कम होनी, ये गलत बात है. बच्चे को बिगाड़ रही है. नहीं बिगाड़ नहीं रही हूँ. उसकी मम्मी उतना रखती है हाँ. कि तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आध्या को जब कोई फ्यूचर बंदा मिले ना, तो आध्या को मैनेज, हाँ स्टैंडर्ड मेंटेन हो, कि उसकी माँ ने जब उसके लिए इतना किया है ना, तो उससे ज्यादा ही तेरे को करना पड़ेगा. एंड वो किसी भी लालच में ना फंसे. मतलब देयर इज नथिंग दैट शी शुड हैव कि ये मेरे को नहीं मिला या ये मैं नहीं कर पाई. क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा पार्ट रह चुका है जहाँ पे आई थिंक दैट्स माई ओन ट्रॉमा जो मैं उसको करवा रही हूँ. बट मेरे लाइफ में ऐसा रह चुका है जहाँ पे मैं चाहती थी चीज़ें करना, बट मुझे वो फाइनेंसेस फंडिंग नहीं मिली. माई पेरेंट्स आर अमेजिंग, बट ये दे डिड देयर बेस्ट. हाँ आई लव देम, दे डिड देयर बेस्ट. बट ये चीज़ मेरे अंदर रह गई, ये मेरा थॉट है, और मैं वो चीज़ कर रही. अपना शायद चाइल्डहुड रिलीव कर रही हूँ उसके साथ. और इसका अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना, तो मैं कंट्रोल कर लूँगी, टेंशन मत लो. ओके आंटी, सो आपको क्या लगता है कि शिवानी की पेरेंटिंग या आज की जो मॉडर्न मॉम्स हैं, वो अपनी पेरेंटिंग में एक चीज़ जो बिल्कुल सही कर रही हैं, जो आपके ज़माने में आपके जो पेरेंट्स थे, आपके ज़माने के पेरेंट्स, उन्होंने गलत की? हाँ ये बहुत वो सबसे अच्छी बात कह रही. जैसे हमारे टाइम में चीज़ दिला दी, फिर दोबारा नहीं, क्यों खो दी, अब पूरे साल ऐसे ही चलाओ, ये दे दे. उसमें बच्चे को कितनी परेशानी होती है ना. मैं तो अपनी, उसका तो पता नहीं, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ
कि हमें कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है वो साल में एक बार ही मिलता था। अगर वो खो गया, किसी ने चुरा लिया, तो मुझे अपनी सिस्टर से लेके, हमारा पीरियड अलग अलग होता था मैथ्स का, तो मुझे उससे दौड़ के सेक्शन अलग था, लेके आना पड़ता था। पर मम्मी पापा दोबारा नहीं दिलाते थे। फिर अगले साल न्यू ईयर, तो उस टाइम कितनी परेशानी होती थी। तो अब के पेरेंट्स ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि बच्चे को ये खो गई है तो दिला दो। हमारे टाइम में नहीं दिलाते थे कि ढंग से रखना सीखो, क्यों खोया। अभी लास्ट वीक मेरी मासी आई थी बॉम्बे से, और राहत की उन्होंने ना ऐसे 3-4 बैग्स देखे, 5-6 कंपास और बॉटल। सोनिया तू ये गलत कर रही है, इतनी सारी चीजें तूने लेके दी, उसको साल में एक ही लेकर देना चाहिए। तो नहीं, ये पहले ज़माने में ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए। मतलब उस टाइम मुझे कितनी परेशानी होती थी। तो ये है आपकी बार में, ये अच्छा है कि बच्चे को मिल जाती है टाइम से पहले ये चीज़। और एक चीज जो वो लोग ओवर डू कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो कौन सी है? वो यही कि एक एक चीज़ कई कई बार दिला देते हैं कि उसने हाथ रखा नहीं, ये भी अच्छा लगा। क्या क्या चीज़ उसने 3-4 उठा ली, ले लो सब। आई थिंक ये गलत मम्मी है। जो बोलना चाह रही है कि बैलेंस होना बहुत जरूरी हाँ। है। पुराने जमाने में ओवर था अब और ओवर स्ट्रिक्ट थे, और अब अभी over। कभी कभी ओवर दे देते हैं, मतलब ओवर जनरस लीनियंट हो जाते हैं। सो बैलेंस बनाना, यही आप कहना चाहते हो यही कि मैं बैलेंस बनाना हाँ, बहुत balance। जरूरी है। I have heard from people calling me selfish because you don't want a second child. You're selfish because you're thinking about yourself and not the first child. Great, then please do one, whosoever says so. But I can't, because I believe that if I'm able to nurture one baby properly, I would love to do that. If God allows me with all the finances and resources to the limit that I want, I like to adopt one. I will not want to do another baby, which these guys are very, very not in favor of it. But if I get a chance, I would love to adopt one instead of doing a baby, because I'm too much consumed by what's happening around, environmental factors, social factors. There's so many things that I think about, and I would like to participate in a healthier way as an Indian, as a person from, as an individual, be more mindful, nurture somebody who's not got a family, and I'm happy with Adhya. I'm happy to live the process that I'm I going think through. yeah, this is the difference कि उस जनरेशन में और आज की जनरेशन में काफ़ी चेंजेस भी हैं। पहले आई डोंट थिंक मॉम्स यूज टू थिंक दिस वे कि हम इतना कंट्रीब्यूट करें, या वी हैव अ प्रोफेशन, एंड या वी वांट टू थिंक अबाउट आवर सेल्स, आवर वर्क, एंड आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस उस टाइम में और इस टाइम में। एंड आई थिंक जो जनरेशन चेंज हुई है, पेरेंटिंग चेंज हुई है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। Going back to our first conversation, what if I still make my old TikTok videos? Would you like to see that? No. Same. Things have changed. We've all grown. And with this growth, new things have come into picture which are more important. Maybe my own profession. Maybe a thought that I want to be a mindful parent. Maybe a thought that I want to give resources to my country and do something for my country. Whichever thought I'm coming from. So things have changed, and we should embrace with love and appreciate that part of upliftment. राइट। पहले पेरेंट्स बोलते थे बच्चे खुद ही बड़े हो जाते हैं, बट आज के पेरेंट्स, हमारे बच्चे, मुझे लगता है हमारे लिए एक वो प्रोजेक्ट है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली वी आर सो इन्वेस्टेड इन आवर किड्स। हम उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं। वी वांट टू गिव देम एवरीथिंग बेस्ट इन द वर्ल्ड। I think ignorance was a bliss when it came to my older generation doing parenting, and too much of knowledge has That made, I think, things easier for them. maybe yes, but I personally like the way we are doing our parentings. I'm really proud of the moms who are maintaining their professional, personal, even if they're housewives, they have their own kitty parties or some passion that they're doing internally. कोई cake बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है. I love that part of the growth that has come अपनी womanhood में. I love that society that we are building now. We're very mindful, we're very active, we want to do so many things. तो तुमको कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना. सो यू कांट, हाँ, यू कांट हैव एवरीथिंग. सो कुछ तो जाएगा उसकी जगह, एंड जो जा रहा है वो ऐसा बहुत मतलब वो इवॉल्व कर रहा है, वो जा नहीं रहा है. दिस इज कमिंग. एंड आई थिंक ये जो जनरेशन है, मिलेनियल्स जो हम लोग बोलते हैं, एक वो जनरेशन है जो जनरेशनल ट्रॉमा चलता आ रहा है ना, दे वांट टू स्टॉप दिस हियर, कि वो आगे पास नहीं होना चाहिए। जो हमने
देखा, हम हमारे साथ हुआ, वी डोंट वांट टू पास दैट टू आवर जनरेशन, टू नेक्स्ट जनरेशन, टू आवर किड्स. I would rather want to talk about a stranger danger, या I would want to talk about कि red flags कैसे होते हैं to my daughter. और मुझे नहीं लगता कि उस समय हम अपनी माँओं से इतना खुल के इस टॉपिक पे सोच भी सकते थे, या कुछ इंसिडेंट अगर मेरे साथ हो भी गया तो मैं बता भी नहीं पाती. सो विथ आधे आई थिंक आपने आपका फॉर्मेट, जो कंटेंट फॉर्मेट है, वो भी थोड़ा बहुत चेंज किया. थोड़ा हमने अपनी वायरलिटी जानी दी फॉर आवर डॉटर. मैं व्लॉगर थी, 24/7 व्लॉगिंग करती थी. ये लोग मिलियंस में व्यूअरशिप लेके आते थे, करोड़ में व्यूअरशिप लेके आते थे, चाहे वो शॉर्ट्स में हो चाहे वो लॉन्ग में हो. मेरे को अपनी बेटी का 1 साल, पूरा 1 साल याद ही नहीं है. मेरे को सिर्फ कैमरा याद है और कैमरे से उसको देखा है मैंने. यहाँ तक तो मेरी बात हो गई. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आध्या ने भी तो मुझे कैमरे से ही देखा है. वॉट इज शी एक्सपीरियंस ऑफ अ मदर? कॉन्टेंट. आई डोंट वॉन्ट सच लाइफ फॉर माई डॉटर. हाँ, वो बड़े होके बोलेगी उसको क्रिएटर बनना है तो हम लोग जान लगा देंगे, सर पे कैमरा लगा के घूम लेंगे. बट आज वो नाबालिग है और उसके पास इतना माइंडफुलनेस ही नहीं है डिसीजन लेने का कि उसको ये पसंद है कि नहीं है. तो मेरा, तुषार का, माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ, हम चारों का ये थॉट था कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू प्रोसीड फर्दर फॉर हर. तो हमने व्लॉगिंग इंस्टेंटली बंद कर दिया, हमने कंटेंट छोड़ दिया. जब हमने व्लॉगिंग छोड़ा तो मेरा पूरा क्राउड टूट गया. ओके, दिस वाज वन फेज व्हेन यू सेड कि मैंने अपने कंटेंट को खुद तोड़ा है. So this is why I broke my content, because I did not wanted my daughter to have 24/7 camera on her head. I don't want her to live that life. वेरी डिफिकल्ट डिसीजन जो आई डोंट थिंक हर पेरेंटिंग क्रिएटर ले पाता है. व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट एज अ पेरेंट, आपका बच्चा उसका एक पार्ट है, एंड सडनली आप ये डिसीजन लेते हो, तो ऑफ कोर्स व्यूअरशिप पे तो I dropped down from 10 million viewership on a video to 5K when I stopped vlogging. 5K, 2.5K. I used to see and cry. I was broken, shattered. I did not know what to do. And I could see me falling down every day. And I was habituated of that fame, that recognition, that power, that money came through this content creation. I was used to it. Everything left me. Just not my family. They were there. But everybody else walked off because there were people saying कि अब brands नहीं आ सकते, आपके पास viewership नहीं है, आप पैसे नहीं कमा सकते हो. Our monetization dropped to almost 0. 20,000 25,000 पे आ गए थे महीने का. और आंटी, आपने इस डिसीजन में शिवानी को सपोर्ट किया है, आपको कैसा फील हुआ उस वक्त? मुझे तो अपना घर लुटता हुआ दिखाई दिया जब ये डिप्रेशन में आई. तो फिर हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया, उसको संभाला, समझाया कि आई हो तो एक दिन ऊपर भी आओगी, मेहनत करो. या जब इन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया ना कि ये सब मैंने ही खड़ा किया था और मेरा ही दिमाग था जो ये चीज़ आज बनी है लिटिल ग्लव, जब मुझे ये कॉन्फिडेंस दोबारा आया ना अपनी फैमिली की तरफ से, और मैंने देखा कि मैं तो हार गई हूँ पर मेरे घर वाले नहीं हारे हैं. वो आज भी मुझे बता रहे हैं कि मैं ऑसम हूँ, मैं धांसू हूँ, मैं धुरंधर हूँ. तो फिर मैंने बोला जब मैं हूँ तो फिर कुछ करके ही दिखाते हैं. फिर धुरंधरगिरी करके दिखाते. धुरंधरगिरी जब स्टार्ट की ना तो शुरू में रिजल्ट नहीं मिला. मुझे 9 महीने बिना व्यूअरशिप के बैठना पड़ा. मुझे इंस्टाग्राम की व्यूअरशिप मेरी 2,000-2,500 पे आ गई, जहाँ मेरे हर वीडियो मिलियन छू के जा रहे हैं. तो वो ना हार्ट ब्रेक वाला जो टाइम था, उस समय एक ही चीज़ मुझे एनकरेज करती थी. जब मैं शूट कर रही होती थी, जब मैं वीडियो बनाती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था. और मैंने एक चीज़ स्टार्ट की कि मैं वीडियो के स्टैट्स देखना छोड़ दिया. अभी भी नहीं देखते, अभी वो कंटिन्यूड है मेरा. मैंने आज एक वीडियो अपलोड की जो मुझे पता अच्छी चलेगी, बट मैंने अभी तक देखा नहीं वो कितनी गई है. तो मैं नहीं देखती हूँ, मैं खोल के ही नहीं देखती हूँ ना. मुझे स्टूडियो खोलना, उसके लिए मैंने तुषार हायर कर लिया, उसका काम धंधा छुड़वा दिया. मैंने बोला बीवी चाहिए या पैसा बिजनेस चाहिए, तो उसको बोला बीवी. मैंने बोला तो छोड़ो अपना काम और लगो मेरे साथ. ही सैक्रिफाइस्ड हिज बिजनेस फॉर मी, क्योंकि उसने देखा मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है. I've seen wives sacrifice their jobs for their husband's work, but I've never seen husbands sacrifice their work for a wife's job or wife's profession. He's amazing. Kudos. And his business was well settled. He was earning really good amount of money with that. And his partnership was doing great. They had 10 shops, I think. एक से start किया था. They grew up to 10 good shops. And he left that in a jhatka. Because he saw his wife dropping down to ekdam ground zero. I was shattered.
आई कुड नॉट मैनेज माई सेल्फ. तो यस, उसने जॉब छोड़ी, उसने मेरे स्टैट्स देखना स्टार्ट किया. मुझे मेरे जो सबसे वायरल आइडियाज़ हैं, स्पेशली दैट मिनी व्लॉग जो मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया था, वो तुषार का आइडिया है. आज तक मेरे जो भी वीडियोस मोस्ट वायरल हुए वो या तो मेरे ससुर जी के दिमाग से आए हैं या मेरे पति के दिमाग से आए. दैट्स नॉट माई ब्रेन. हाँ, सो मैं सुबह उठती थी जब ये फेस चल रहा था. जो हम देखते हैं. यस, अभी मैं सुबह जब मेरे को डिप्रेशन हो गया एंड ये एंक्शियस मोड में चली गई, तो मैं सुबह उठती थी तो पापा जी अपने रूम से सामने बैठ के, सोचा है तुम्हारे लिए कंटेंट स्क्रिप्ट सुनाता हूँ. ही वॉज रेडी विद ऑल द स्क्रिप्ट्स. उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, मेरे को पकड़ के रखा. और ये जो प्रोसेस में फिर मैं काम में लगी, फिर एक आध वीडियो बीच में चल गई तो मनोबल बढ़ गया कि यार ये 3 मिलियन चली गई, ये 3 मिलियन चली गई, अकाउंट नहीं डूबा, अकाउंट बैन नहीं हुआ भाई. कर सकते करते करते 2 साल में हम यहाँ बात. अमेजिंग. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया ऑडियंस के साथ, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पेरेंटिंग क्रिएटर्स जो अभी भी वो डिसीजन पे अटके हुए हैं कहीं ना कहीं कि मैं अपने बच्चे को हमारे कंटेंट का पार्ट बनाऊं या हटा दूं. बिकॉज ऑफ दैट व्यूअरशिप देयर आर मैनी पीपल, ट्रस्ट मी, देयर आर मैनी पीपल जो अभी भी वो डिलेमा में हैं कि मैंने स्टार्ट तो पेरेंटिंग से किया है बट अब मैं उसे हटा दूंगी तो कहाँ जाएगा मेरा पेज. तो खत्म हो जाएगी. अमेजिंग. आई थिंक दिस डिजर्व्स अ हग एक सास बहू का. एंड गाइस थैंक यू सो मच. मतलब मैंने आज तक इतने सारे पॉडकास्ट शूट किए हैं ना, बट एक ही एपिसोड में आई हैव नेवर लाफ्ड, learned so much and felt emotional at the same time. This was it. Thank you so much for coming in. Thank you for inviting us to Moms Unmuted. It was a Thank pleasure. you. Thank you. Guys, thank you so much for watching this episode till the end. अगर आपने Moms Unmuted को सब्सक्राइब नहीं किया है, please go press that button and अभी सब्सक्राइब कीजिए. And do not forget to like, comment and share this episode. Bye bye.